हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 261 से 275 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 261। क्वेश्चन नंबर 261 में पूछा है सेंट्रीफ्यूगल मेथड ऑफ कास्टिंग इज यूज टू। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो मेटल है वो हमारी इस तरीके से हमारी कोई कास्टिंग है, इसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो मेटल है वो हमारी क्या होगी, डेंस मेटल यहाँ पे जमा हो जाती है। और जो लेस डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे सेंटर में जमा होते हैं, जो हमारे इंक्लूजन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स हमारे बन रहे हैं वो हमारे हाई डेंस कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर हाई डेंसिटी को हम ऑब्टेन कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर डेवलपिंग ए सॉलिड कास्टिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज शिफ्टेड एट द एंड ऑफ कास्टिंग। अगर हमें सॉलिड कास्टिंग चाहिए तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको हम एंड ऑफ कास्टिंग में शिफ्ट कर देते हैं, और इसके कारण कास्टिंग प्रोड्यूस होगी वो हमारी कैसी होगी, हाई डेंस होगी। जो डेंसिटी होगी उसकी हाई होगी। ठीक है, और इसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हमारे ज़्यादातर हॉलो ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन सेग्रीगेट द लेस डेंस नॉन मेटेलिक इंक्लूजन्स एंड स्लैग पार्टिकल्स नियर द सेंटर ऑफ द रोटेशन। तो जो लेस डेंस पार्टिकल्स होते हैं, एग हो गए, इंक्लूजन्स हो गए, ये हमारे कहाँ पे आ जाते हैं, सेंटर पर आ जाते हैं, नियर द सेंटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू ऑब्टेन हाई डेंसिटी एंड प्योर कास्टिंग। तो इसके द्वारा हम हाई डेंसिटी और प्योर कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 262। ए लार्ज इंटीग्रेट हैवी कास्टिंग वेइंग इन टन्स इज टू बी कास्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोल्डिंग प्रोसेस वुड बी। तो जब हमें लार्ज और हैवी कास्टिंग प्रोड्यूस करनी हो तो उसके लिए हम कौन सी मोल्डिंग का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर पिट मोल्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं पहले वाले लेक्चर्स में। के अंदर क्या करते हैं, पिट मोल्डिंग के अंदर इस तरीके से जो हमारी सरफेस है, जो ज़मीन है, उसके अंदर ही हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से पिट बना देते हैं, कैविटी बना देते हैं उस ज़मीन के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारी सरफेस है, अर्थ सरफेस है, वो हमारा हैवी लोड को बियर कर सकती है इसके अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कैविटी बना देते हैं इसके अंदर। जैसे ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो ड्रैग का काम करेगा, और ऊपर जो पार्ट है हम अलग से प्रोवाइड करेंगे, वो हमारा हो जाएगा कोप। तो यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है वो जो इसमें हमने कैविटी बनाई है वो हमारी ड्रैग का काम करता है यहाँ पर। ठीक है, very large and heavy casting like machine bodies are molded in a pit molding. The pit is formed in the फाउंड्री फ्लोर इटसेल्फ। जो फाउंड्री फ्लोर होती है, जो सरफेस होती है, उसी में हम बना देते हैं कैविटी। पिट एक्ट्स एज ए लार्ज पार्ट ऑफ द मोल्ड। ए सेपरेट कोप इज यूज्ड अबव द पिट एट द फ्लोर लेवल। एक सेपरेट कोप हम उस मोल्ड कैविटी के ऊपर रखते हैं। द साइड्स ऑफ द पिट आर यूजुअली ब्रिक लाइंड विद रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। और जो साइड होती हैं पिट की, जो हमने कैविटी बनाई है, उसकी जो साइड्स होती हैं वो हमारी किसकी बनाई जाती हैं, ब्रिक या रिफ्रैक्टरी मटेरियल की बनाई जाती हैं, जिससे वो हैवी लोड को बियर कर सकें। तो यहाँ पर हैवी कास्टिंग को बनाने के लिए हम पिट मोल्डिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 263। द पैटर्न्स इन द केस ऑफ मशीन मोल्डिंग आर माउंटेड ऑन। तो मशीन मोल्डिंग के अंदर जो पैटर्न बने होते हैं वो हमारे किस में माउंट किए जाते हैं, जो मैच प्लेट होती हैं उनमें माउंट किए जाती हैं। तो मैच प्लेट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पर। तो मैच प्लेट कहाँ पे माउंट की जाती है, मशीन मोल्डिंग के अंदर। द पैटर्न एंड इज़ वाइडली यूज्ड इन मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग में हम मैच प्लेट पैटर्न का यूज करते हैं ज़्यादातर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 264 डाई कास्टिंग प्रोसेस। डाई कास्टिंग प्रोसेस के बारे में भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। तो डाई कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है, एक प्रकार की प्रेशर कास्टिंग होती है। प्रेशर कास्टिंग में क्या करते हैं हम, जो मोल्ड कैविटी है, मोल्ड कैविटी के अंदर जो मोल्टन मेटल अपन भेजते हैं उसको प्रेशर के साथ भेजते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर डाई कास्टिंग या फिर डाई कास्टिंग कहती है। और जो यहाँ पर जो डाई बनी होती है हमारी, वो एक मेटेलिक डाई होती है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। जो डाई कास्टिंग है, डाई कास्टिंग की जो
प्रोडक्शन रेट होती है, प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होती है, यही इसका जो मेन एडवांटेज है वो होता है। और बाकी दूसरी जो कास्टिंग प्रोसेस होती हैं उनकी प्रोडक्शन रेट कम होती है, और डाई कास्टिंग प्रोसेस है उसकी प्रोडक्शन रेट बहुत हाई रहती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है डाई कास्टिंग प्रोसेस। इफ़ मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड इनटू मेटेलिक डाई अंडर ए ग्रेविटी, अगर हम मोल्टन मेटल को ग्रेविटी के द्वारा फोर्स करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग या फिर ग्रेविटी डाई कास्टिंग। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हॉट चैम्बर प्रोसेस और एक होती है कोल्ड चैम्बर प्रोसेस, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हॉट चैम्बर प्रोसेस, जो हॉट चैम्बर प्रोसेस होती है या फिर हॉट डाई प्रोसेस होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज़ का यूज करते हैं, जैसे जिंक हो गया, टिन हो गया, लेड, ये हमारे लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज़ होते हैं, इनका यूज़ हम किस में करते हैं, हॉट मेटल डाई कास्टिंग प्रोसेस में। और जो कोल्ड मेटल डाई कास्टिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर हम हाई मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज़ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज़ कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, इन सभी का यूज करते हैं हम किस में, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखते हैं डाई कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है हमारी, द मोल्टन मेटल इज फेड टू ग्रेविटी इन मेटेलिक मोल्ड बाई ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी डाई कास्टिंग हो जाती है। डाई कास्टिंग के अंदर क्या करते हैं, जब मेटल इज फोर्स्ड इनटू मोल्ड अंडर हाई प्रेशर, तो प्रेशर के द्वारा हम मोल्टन मेटल को अंदर भेजते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 265, द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज टू कास्ट, तो हॉट चैम्बर के अंदर हम क्या करते हैं, जो लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज़ होती हैं उनका यूज करते हैं। तो लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज़ कौन से होते हैं, लेड, टिन, जिंक, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है 266, इन हॉट चैम्बर मेथड ऑफ डाई कास्टिंग, तो हॉट चैम्बर में हम लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज़ मेटल का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ओनली लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स कैन बी कास्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 267, इन जनरल द ड्राफ्ट ऑन कास्टिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ड्राफ्ट अलाउंसेज जो होते हैं वो उनको हम टेपर अलाउंसेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये हमारा मोल्ड हो गया, अब इस मोल्ड के अंदर ये हमारी क्या है, पैटर्न है, अभी हमने यहाँ पर ड्राफ्ट प्रोवाइड नहीं किया है, तो इसको निकालने में, अगर हमें इसे निकालना है तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी, क्योंकि इसके आसपास क्या है, हमारा मोल्ड है, मोल्ड इसके साथ चिपक जाएगा और बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर क्या है, कुछ इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, तो जो हमारे कास्टिंग डिफेक्ट का कारण बनती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो सरफेस हैं दोनों, इन दोनों सरफेस में कुछ टेपर प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से टेपर प्रोवाइड कर देते हैं या फिर ड्राफ्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे इस पैटर्न को रिमूव करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अब ये जो ड्राफ्ट अलाउंसेज हमने प्रोवाइड किए हैं, टेपर अलाउंसेज जो प्रोवाइड किए हैं, इनको हमने देखा था डिग्री में, तो इन क्या होते हैं, 1 से 3 डिग्री तक वेरी करते हैं। ठीक है, इनका जो ड्राफ्ट अलाउंसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमारे होते हैं 1 से 3 डिग्री। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं हम लोग, जो ड्राफ्ट एंगल होते हैं एक्सटर्नल सरफेस पर अलग प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल सरफेसेस पर अलग प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हाइट है, अब ये जो ड्राफ्ट अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे जो हमारी हाइट है, ये जो हाइट है उस पर डिपेंड करते हैं कि इसकी जो हाइट कितनी है, ये जो हाइट हमारी होती है इस पर डिपेंड करते हैं ड्राफ्ट अलाउंसेज और टेपर अलाउंसेज। तो ये हमारी एच हो गई। अब यहाँ पर अगर एम पर मीटर में निकालना है हमें, तो एम पर मीटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो x है, x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये h हो गया, और ये जो टेपर अलाउंसेज हम इस तरीके से अगर कर देते हैं तो ये हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी x हो जाएगी। ठीक है, और ये जो एंगल है वो क्या हो गया, थीटा हो गया। तो x इक्वल टू होता है tan थीटा इंटू में h, यहाँ पे x अपॉन में h होता है तो h अपन इस साइड लेके आ गए। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं mm में। तो यहाँ पर ये जो हाइट है, हाइट हमारे पास दी है, अगर हम इससे कैलकुलेट करें, ये हमारे पास हाइट है और ये एंगल हो गए। ठीक है, इससे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू h, अगर ये लेते हैं हम, ये इंच में दी है, इंच में दी है, तो इंच में 1 इंच इक्वल टू होता है mm में
25.4, ये 25.4 के बराबर होता है। 1 इंच इक्वल टू होता है 25.4 mm। तो इससे आप लोग कैलकुलेट करके देखना। यहाँ पर x tan थीटा की वैल्यू रखेंगे। अगर हम देखते हैं tan, यही वाला लेते हैं, tan 3 डिग्री, ठीक है, tan 3 डिग्री इंटू में हाइट कितनी हो जाएगी, 1 इंच दी है तो 1 इंच इक्वल टू हो जाएगी 25.4 mm। तो इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समथिंग आता है हमारा 1.3 mm। तो इस तरीके से हम अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये लगभग 1 से 2 mm के बीच में आती है पूरी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम mm पर मीटर में देखते हैं तो जो वैल्यू है हमारी क्या हो जाएगी, 1 से 2 mm पर मीटर, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 1 से 5 mm के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इसके अंदर जो बुक में दिया है ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10 to 15 mm पर मीटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 1 से 5 mm पर मीटर होता है इसका आंसर, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेट करके भी देख लिया। तो आर एस खुरमी है, उसके अंदर ऑप्शन हमारा ये दिया है 1 से 2 mm, और आर के जन है इसके अंदर ये दिया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, 1 से 2 mm, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो x इक्वल टू किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये tan थीटा इंटू में h, इससे कैलकुलेट करके देख सकते हैं हम। नेक्स्ट है 268 ब्लाइंड राइजर्स। तो यहाँ पे ब्लाइंड राइजर्स के बारे में पूछा है कि ब्लाइंड राइजर्स कैसे होते हैं। तो ब्लाइंड राइजर्स देख लेते हैं। 2 प्रकार के राइजर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे ओपन राइजर्स, ओपन राइजर में हमारे टॉप राइजर और एंड राइजर्स आते हैं, और एक होते हैं हमारे ब्लाइंड राइजर्स, ठीक है। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ये जो टॉप राइजर्स हैं, टॉप राइजर हमारे यहाँ पे टॉप्स को टच करते हैं। जो कोप होता है हमारा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा कोप होता है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, ड्रैग, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस किए हैं कई बार। तो ऊपर वाले पार्ट में ये क्या है, ऊपर वाले पार्ट में जा रहा है, लेकिन ये जो ब्लाइंड राइजर है वो कोप के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टॉप राइजर्स हैं वो क्या होते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, जिससे यहाँ पर जो मोल्टन मेटल होती है वो हमारी क्या होती है, बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होने के कारण जो हीट ट्रांसफ़र है वो तेज़ी से हो जाएगा। लेकिन इस ब्लाइंड राइजर्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो मोल्टन मेटल है हॉट कंडीशन में रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, हमारा सैंड है। जो ब्लाइंड राइजर है, ब्लाइंड राइजर्स के चारों तरफ हमारा सैंड होता है। तो इस सैंड के कारण जो हीट ट्रांसफ़र है वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती है जितनी यहाँ पे होती है टॉप राइजर के अंदर, क्योंकि ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये सैंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, और यहाँ पर ये जो मोल्टन मेटल है, यहाँ से मोल्टन मेटल जो जा रही है तो यहाँ पे आएगी। जो एक्स्ट्रा मेटल है वो हमारी राइजर के अंदर आती है। तो जो राइजर का जो काम है वो हमारा क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मेटल हमारी मोल्ड कैविटी के अंदर जा रही है उस एक्स्ट्रा मेटल को यहाँ पे स्टोर करके रख लेता है। क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं डायरेक्ट स्क्रू के थ्रू मोल्ड कैविटी के अंदर जा रही है, लेकिन जब एक्स्ट्रा मेटल हो जाती है तो उसको हम राइजर के अंदर भेज देते हैं। तो यहाँ पर ब्लाइंड राइजर का काम क्या होता है कि यहाँ पर जो मेटल है वो हॉट कंडीशन में रहती है, तो हॉट कंडीशन में ही मोल्ड कैविटी के अंदर भेजते हैं। जो अपर पार्ट है ये हमारा हेमी स्पेरिकल पार्ट है, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ वैक्यूम बनने लगता है। वैक्यूम, यहाँ वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम के कारण जो एक्स्ट्रा मेटल और यहाँ से आ रहा है उसको नहीं लेता है ये, ठीक है। द राइजर विच डज नॉट ब्रेक द टॉप ऑफ द कोप। तो यहाँ पर ये कोप ब्रेक नहीं करता, कोप के अंदर नहीं जाता है। एंड इज़ एंटायरली सराउंडेड बाई द मोल्डिंग सैंड। ये एंटायरली मोल्डिंग सैंड से सराउंडेड होती है, और इसको हम ब्लाइंड राइजर्स कहते हैं। दीज राइजर्स आर ऑफन मेड राउंडेड एट द टॉप। तो ये टॉप में राउंडेड है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ये और देख लेते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड मोर इजीली फ्रॉम द कास्टिंग देन एन ओपन राइजर। तो ये ओपन राइजर के कंपैरिजन में बहुत ही इजीली रिमूव किया जा सकता है। सिंस ए ब्लाइंड राइजर इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाई मोल्डिंग सैंड, देयरफॉर इट लूजेज हीट स्लोली।
तो क्योंकि ये सराउंडेड होता है हमारा मोल्डिंग सैंड से, इसलिए जो हीट है वो स्लोली रिमूव होती है, इसलिए जो मोल्टन मेटल होता है वो उसके अंदर हॉट कंडीशन में रहता है और उस हॉट कंडीशन में ही उस मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा हम बेटर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन जो हमारा टॉप राइजर है उसके अंदर उतना अच्छा नहीं होता है एज कम्पेयर टू ब्लाइंड राइजर। इट कैन बी स्मॉलर देन अ कंपेरेबल ओपन राइजर। ये ओपन राइजर के कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉलर होता है, देयर फॉर मोर ईल्ड इज ऑब्टेन, और इसके कारण इसके अंदर जो ईल्डिंग होती है वो अच्छी प्राप्त हो जाती है हमें। अब इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या होता है, ये हेमीस्फेरिकल शेप का होता है इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मेटल है वो हमारी जैसे जैसे कूल होती जाती है तो इसके अंदर जो सरफेस है, इसकी जो बॉल्स हैं, जो सरफेसेज हैं बॉल की, तो वहाँ पर क्या होता है, स्किन फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस मेटल की स्किन फॉर्मेशन होने लगता है, जिसके कारण इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम जनरेट हो जाता है। इस वैक्यूम के कारण जो हमारी मोल्टन मेटल आ रही है स्प्रू के थ्रू, तो यहाँ से मोल्टन मेटल को ये लेना बंद कर देता है, क्योंकि इसके अंदर क्या बन गया है, हमारा वैक्यूम बन गया है। तो वैक्यूम बनने के कारण इसके अंदर मेटल और ज़्यादा नहीं जा पाती है। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक है इसका, जिसके कारण और ज़्यादा मेटल को ये रिस्टोर नहीं कर पाता है और उसके बाद मोल्ड कैविटी के अंदर नहीं भेज पाता है। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक है। तो इसके अंदर देखते हैं ऑप्शन में क्या है, असिस्ट इन फीडिंग द मेटल इनटू कास्टिंग, हेल्प टू ट्रैप स्लैग्स और अदर लाइटर पार्टिकल्स, सप्लाई द हॉटेस्ट मेटल व्हेन पोरिंग इज कंप्लीटेड। तो ये क्या करता है कि हॉटेस्ट मेटल को सप्लाई करता है जब पोरिंग कंप्लीट हो जाती है तो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मेटल है वो हमारी हॉट कंडीशन में ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 269, द अलाउंसेज टू बी प्रोवाइडेड इन डिस्पोजेबल पैटर्न आर। तो डिस्पोजेबल पैटर्न्स होते क्या हैं, ये हम लोग डिस्कस किए हैं पहले भी। ए पैटर्न विच इंस्टीड ऑफ बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड गेट्स बर्nt एंड इवेपोरेटेड व्हेन द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड। जैसे एग्जांपल क्या है हमारा, पॉलीस्टाइरीन पैटर्न। तो जो डिस्पोजेबल पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्या है, पॉलीस्टाइरीन का एक पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पर बेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा मटेरियल होता है, जब इसके अंदर मोल्टन मेटल को हम पोर करते हैं तो ये इवेपोरेट होने लगता है और इवेपोरेट होके इन बेंट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पैटर्न है, पैटर्न के लिए हमें यहाँ पर ड्राफ्ट प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हमारा मेल्ट होने के बाद इवेपोरेट हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट हम प्रोवाइड करते हैं, ड्राफ्ट किस लिए प्रोवाइड करते हैं कि इस मोल्ड से इस पैटर्न को रिमूव करना इजी हो। ड्राफ्ट को प्रोवाइड कर देते हैं तो इस पैटर्न को रिमूव करना इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है वो हमारा क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो ये हमारे डिस्पोजेबल पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो अलाउंसेज हैं, ड्राफ्ट अलाउंसेज प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा कि जो मोल्ड कैविटी है वो जो फॉर्म हो रही है उसके अंदर क्या होगा, जब सॉलिडिफाई होगी तो श्रिंकेज होगा, सॉलिडिफाई होगी तो श्रिंकेज होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर हम श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या प्रोवाइड करते हैं कि जब ये मोल्ड कैविटी हमारी सॉलिडिफाई होती है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो सरफेसेस हैं, सरफेस श्रिंक करेगी। तो इस तरीके से सपोज हमारा ये पैटर्न हमें इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाना था, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इस तरीके का बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब हमारा ये इस तरीके का पैटर्न बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिनिशिंग अलाउंस भी देना पड़ेगा। और अगर इसके अंदर कोई डिस्टोर्शन आ रहा है, क्योंकि सॉलिडिफाई होगा तो डिस्टोर्शन जरूर आएगा, तो डिस्टोर्शन के लिए हमें उसके अंदर पहले से एक्स्ट्रा डिस्टोर्शन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 तरीके के अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं। एक हो गया श्रिंकेज अलाउंस, और दूसरा हो गया फिनिश, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट निकलेगा उसके अंदर हमें फिनिशिंग करनी पड़ेगी, और तीसरा हो गया डिस्टोर्शन अलाउंस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अलाउंसेज हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं डिस्पोजेबल पैटर्न में। ये आप लोग रीड कर लेना, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लास्टिक आर हैविंग ऑल द गुड प्रॉपर्टी विच आर रिक्वायर्ड एज ए पैटर्न मटेरियल, देयरफॉर प्लास्टिक आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैटर्न मटेरियल इन द इंडस्ट्री। तो मोस्ट कॉमनली प्लास्टिक्स क्या होते हैं,
पॉलीस्टाइरीन होता है, नायलॉन होता है और पीवीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रिंकेज, फिनिश एंड डिस्टोर्शन। तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट है 270, हनी कॉम्बिंग और स्पॉन्जीनेस रेफर्स टू। तो ये हमारे क्या होते हैं? कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं। एक तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कास्टिंग डिफेक्ट्स, स्पॉन्जीनेस और हनी कॉम्बिंग। यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी कास्टिंग सॉलिडिफाई होती है तो इसमें क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपको, तो ये हमारे क्या हैं, छोटे छोटे कैविटीज़ फॉर्म हो जाती हैं इसके अंदर। ये जो छोटी छोटी कैविटीज़ हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? स्पॉन्जीनेस या फिर हनी कॉम्बिंग। तो ये किसके कारण होते हैं? मेनली अगर ये जो मेटल है हमारी, इसके अंदर कुछ स्लैग्स आ गए, डर्ट आ गई या इंक्लूजन्स आ गए, उनके कारण यहाँ पर क्या होगा, कुछ कैविटीज़ फॉर्म हो जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जीनेस या फिर हनी कॉम्बिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर ऑफ कैविटीज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन कास्टिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 271, इन कार्थियस प्रोसेस। तो कार्थियस प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं पहले। प्रेस्ड और कार्थियस कास्टिंग। तो इसमें क्या होता है? दिस कास्टिंग वाज डेवलप्ड बाय कार्थियस इन फ्रांस। तो ये कार्थियस के द्वारा फ्रांस में डेवलप की गई थी, इसीलिए इसको हम कार्थियस प्रोसेस कहते हैं या कार्थियस कास्टिंग कहते हैं। मेनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट। ये मेनली किसके लिए यूज की जाती है? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और दूसरी ऑर्नामेंट बनाने के लिए हम कौन सी यूज करते हैं? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है। ये भी याद रखना है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए हम कार्थियस प्रोसेस के द्वारा या फिर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के द्वारा बनाते हैं। तो mainly used for ornamental products, a definite amount of metal is poured into an open ended mold। एक open ended mold है, उसके अंदर हम एक डेफिनेट मतलब एक प्री कैलकुलेटेड अमाउंट में मोल्टन मेटल को इसके अंदर पोर करते हैं। तो यहाँ पर ये मोल्टन मेटल हो गई, इसको हम इस प्री मोल्ड के अंदर पोर कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, पोरिंग इनटू द डाई, इसके अंदर हम मोल्टन मेटल को एक प्री कैलकुलेटेड अमाउंट है, इस डाई का जो एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, उसी के अमाउंट में हम यहाँ पर मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। द कोर इज फोर्स्ड इनटू द कैविटी। और जो कोर है उसको हम फोर्स करते हैं इसके अंदर, जिससे मोल्टन मेटल हमारी प्रेस होगी, कॉजिंग द मोल्टन मेटल टू फोर्स इनटू द मोल्ड कैविटी विद सम प्रेशर। जिसके कारण उस मोल्टन मेटल के ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई होगा, उस प्रेशर के कारण जो मोल्टन मेटल कैविटी के अंदर एंटर करती है। द कोर इज रिमूव्ड एज सुन एज द मेटल सेट्स। तो जितनी जल्दी मेटल हमारी क्या हो जाती है? सेट हो जाती है इसके अंदर, उसी समय हम उस कोर को क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। लीविंग ए हॉलो थिन वॉल्ड कास्टिंग, जिसके कारण हमारी एक हॉलो और थिन कास्टिंग बन के तैयार हो जाती है। तो ये हमारी स्टेप्स होती हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैविटी इज फिल्ड विद द प्री कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ मेटल। तो कैविटी को हम किससे फिल कर रहे हैं? एक प्री कैलकुलेटेड क्वांटिटी से। जो मेटल की प्री कैलकुलेटेड क्वांटिटी है उसको हम उसके अंदर पोर करते हैं। एंड कोर और प्लंजर इज इंसर्टेड टू फोर्स द मेटल इनटू द कैविटी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 272, द सैंड इज पैक्ड ऑन पिट मोल्ड्स विद। तो सैंड हम किसके द्वारा पैक किया जाता है? सैंड सिलिंजर्स के द्वारा। सैंड सिलिंजर्स की सहायता से हम जो मोल्ड है उसको प्रॉपरली हम पैक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो यूनिफॉर्मिटी है वो अच्छी होती है और जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होती है। द रैमिंग इज़ वेरी यूनिफॉर्म। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रैमिंग बहुत यूनिफॉर्म होती है, प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, और ये इस तरीके की प्रोसेस होती है। यहाँ पर हमारा क्या है, एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाता है एक मशीन, रोटेटिंग मशीन के द्वारा। तो इसके द्वारा यहाँ जो मोल्ड है हमारा, इसके अंदर जो सैंड है वो ड्रॉप किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो सैंड है उसकी जो रैमिंग यूनिफॉर्मिटी रहेगी वो अच्छी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगा। तो ये सैंड सिलिंजर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 273, स्प्रू इन कास्टिंग रेफर्स टू। तो स्प्रू क्या होता है? एक वर्टिकल पैसेज होता है। जैसे ये हमारी मोल्ड, ये हमारा मोल्ड है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा क्या होता है? एक स्प्रू होता है जिसके थ्रू हम मोल्टन मेटल है उसके को मोल्ड कैविटी के अंदर भेजते हैं।
ठीक है, ये स्प्रू होता है, ये हमारा एक प्रकार का वर्टिकल पैसेज होता है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। नेक्स्ट है 274, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एडवांटेज ऑफ डिस्पोजल पैटर्न। तो डिस्पोजेबल पैटर्न के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, ये देखना है हमें। फिनिश इज़ यूनिफॉर्म एंड रीजनेबली स्मूथ। तो हम फिनिशिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर, तो फिनिश कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, रीजनेबली स्मूथ होती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नो कॉम्प्लेक्स वुडन पैटर्न विद लूज पीस पैटर्न इज रिक्वायर्ड। तो कोई कॉम्प्लेक्स वुड पैटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे। वुड पैटर्न क्या हो जाता है, अलग पैटर्न हो जाता है, लेकिन जो एक्सपेंडेबल पैटर्न होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉलीस्टाइरीन या फिर वैक्स के बने होते हैं। नो कॉम्प्लेक्स वुडन पैटर्न रिक्वायर्ड, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नो कोर आर रिक्वायर्ड, इसके अंदर कोई कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी है, पैटर्न कैन बी हैंडल इजीली। तो यहाँ पर जो पैटर्न है उसको इजीली हैंडल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉलीस्टाइरीन बहुत ही डिलिकेट मटेरियल होता है, जैसे वैक्स हो गया, वैक्स भी हमारा क्या है, बहुत ही डिलिकेट मटेरियल है, इनको हैंडल करना इजी नहीं होता है। ये क्या है, एक्सपेंडेबल पैटर्न होते हैं, इनको हैंडल करना इजी नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम ई को देखते हैं, नो अलाउंसेज एंड हैंस लेस मेटल इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर जो ड्राफ्ट अलाउंस है वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट अलाउंस किस लिए प्रोवाइड करते हैं, जो पैटर्न है उसको इजीली रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 275, इन कोल्ड चैम्बर मेथड ऑफ डाई कास्टिंग। तो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स होती हैं उनको कास्ट करते हैं। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल कौन सी होती हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इस तरीके के मेटल्स को हम कास्ट करते हैं कोल्ड चैम्बर मेथड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।